आज के इस सभा के आयोजनकर्ता बाबू सच्चिदानंद सिंह, हमारे बिहार यादव महासभा के अध्यक्ष पीताम्बर जी, हमारे अहिर ब्रिगेड के फ्लैग बियरर, परचम लहराने वाले ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी, उनकी धर्मपत्नी मंजू यदु जी, मंच पर बैठे हुए बहुत सारे लोग, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को तो नाम से जानता हूं, लेकिन बहुत लोगों को नाम से नहीं जानता हूं। लेकिन समय को बचाने के लिए सभी हमारे जितने बिरादरी के, हमारे समाज के गणमान्य लोग जो मंच पर बैठे हैं, तरह तरह के क्षेत्रों से आए हैं, जुडिशरी से आए हैं, राजनीति से आए हैं और तमाम विधाओं से यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और सामने इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे लोग, समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं आपके बीच में मुखातिब होकर के अपने को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला। वैसे आज हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी का टूर था, 24 को श्रीनगर पहुंच गया था, लेकिन मुझे खुशी है कि एक दिन का टूर छोड़ करके आप लोगों के बीच में इतने लोगों को, चेहरों को देख करके मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है। हम सभी लोग जानते हैं, हमारा ये ऑल इंडिया यादव महासभा 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस से भी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस की स्थापना यादव महासभा की स्थापना के बाद हुई। और ये भी देख लीजिए कि आरएसएस कहां पहुंच गया है और हम कहां पहुंच गए हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वीर सैनिकों ने तमाम लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, रेजांगला का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या कोई भी लड़ाई हो, हमारे शहीदों ने अपना खून बहाया मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए। उन्होंने बहुत बड़ी शहादत दी। हम जब भी उनकी शहादत को याद करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। और ये बात साफ कहना चाहता हूं कि आज हम उनकी शहादत के बदले उनके नाम को याद रखने के लिए और अपनी अस्मिता रखने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए एक अहिर रेजिमेंट की मांग सरकार से कर रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि जो कोशिश कर रहे हैं आप, जो प्रयास कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट के लिए, वो क्या काफी है? मेरे हिसाब से ये काफी है नहीं। अभी ब्रिगेडियर यदु साहब बोल रहे थे कि हमारी 22 करोड़ की आबादी है पूरे देश में, और 22 करोड़ को अगर 1% कहिए तो 22 लाख हुआ, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में शायद 22 लाख भी कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। इस तरह से, हालांकि निराशाजनक बात मैं कर रहा हूं, लेकिन निराशाजनक बात करने के पीछे यह भी तर्क है कि जब तक हम अपनी स्थिति को यथार्थ में धरती पर नहीं कसौटी पर कसते, तब तक हम अपने इस सपने को साकार करने में शायद कामयाब न हो। तो मेरा आपसे कहना है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और जहां जहां जितने लोग मौजूद होते हैं, कम से कम उनके दिलों में
आज ये बात जानी चाहिए कि अहिर रेजिमेंट एक हमारा लक्ष्य है, न केवल लक्ष्य है, ये हमारा हक है और इसे हमको लेकर रहना है। जब तक पहली बात आप नहीं अपने दिल में बिठाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अहिर रेजिमेंट को लेकर के रहेंगे, तब तक हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। इम्तिहान देने वाला विद्यार्थी जाता है, जब तक ये सोचता नहीं कि हम पास होने के लिए जा रहे हैं, तब तक वो पास नहीं होगा। भले फेल हो जाए लेकिन फिर इम्तिहान देगा, पास होगा। लेकिन ये अपने मन में बिठाना ये जरूरी है कि जो हमारा लक्ष्य है अहिर रेजिमेंट का, उसे हम एक न एक दिन लेकर रहेंगे। ये यादव महासभा बहुत पुरानी महासभा है और बहुत इसमें स्प्लिंटर ग्रुप हो गए हैं, छोटे छोटे ग्रुप हो गए हैं। कई लोग कहते हैं हमारे महासभा के कि उनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसमें मेरी दूसरी सोच है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में हर आदमी एक मत का नहीं होता है, और अगर एक मत का नहीं होगा तो देर सबेर वो हमसे अलग होगा, अपनी अलग संस्था बनाएगा। उसको अलग होने दीजिए, वो जहां है वो बिरादरी के लिए, समाज के लिए कार्य करे, और जब ऐसी जरूरत आवे हम लोगों को तो सारे जितने ग्रुप हैं वो एक साथ मिलकर करें, ये बेहतर स्थिति होगी। आप किसी को हर समय कंटेन करके नहीं रख सकते। उसका दूसरा मत है, उसका आपसे विरोधाभास है, तो उसको हमेशा सब समय साथ लेकर के नहीं चल सकते, उसको करने दीजिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप इतनी लंबी लकीर अपनी खींचिए कि और सब लोग छोटा पड़ जाएं। इसका एक ही सलूशन है। अभी आप लोगों ने देखा बीच में प्रदीप बेहरा जी ने, हमारे समाज के बहुत युवा, यंग, जुझारू और जोशीले नेता हैं, बड़ा जोशीला भाषण दिया। अब आने वाले दिन चाहे हमारे समाज का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, युवाओं का दिन है, उनको ही आगे लेकर चलना है। अगर प्रदीप बेहरा जैसे कुछ 1 दर्जन लोग भी यादव समाज के लिए मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि यादव समाज का जो पहिया है, जो रथ है, वो और तेजी से घूमेगा। कहते हैं कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आने वाला दिन युवाओं का है और हम लोगों का दिन हो गया है। मैं तो चाहता हूं कि हम तो खुद इसमें चाहता हूं कि हम लोगों की जगह यादव समाज मिल करके, चाहे देश का नेतृत्व करे, चाहे प्रदेश का, चाहे जिले का, सब यंग ब्लड आना चाहिए। तभी यादव महासभा की तरक्की हो सकती है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि महिला आरक्षण बिल 5 दिन का जो स्पेशल सेशन हुआ, उसमें महिला आरक्षण बिल लिया। और जाहिर है कि हम महिलाओं के संसद में, असेंबली में, लोकल बॉडीज में, हर जगह महिलाओं के आरक्षण के पक्षधर हैं। हम क्या हैं, सभी पार्टियां हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ी आयरनी है, बड़ा विरोधाभास है। आप इसको देखिए कि इस शासन ने, इस सत्ता ने आने वाले चुनाव को देखते हुए 5 दिन का एकाएक जो ये करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि रात को सपना आता है और सुबह इंप्लीमेंट कर देते हैं। एकाएक बिल आए और वो बिल सब पार्टियों की सहमति से पास हुआ, लेकिन ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अभी तक तो जितने ओबीसी के लोग हैं, सत्ता रूपी गुड़ में चींटे की तरह चिपके हुए,
वो ओबीसी की हानि पर, ओबीसी के वर्ग के नुकसान पर उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं। ये बहुत क्लियर चीज है और आप देख लीजिए 181 जो महिलाएं आरक्षण में, महिला आरक्षण में जगह पाएंगी, तो उसमें शेड्यूल कास्ट महिलाओं का जितना आरक्षण है वो तो बरकरार है, लेकिन ओबीसी का अलग से नहीं दिया गया। हम लोगों की डिमांड है कि ओबीसी महिलाओं का अलग से आरक्षण दिया जाए। 181 में अगर शेड्यूल कास्ट महिलाओं का आरक्षण घटा दीजिए तो जितनी महिला आरक्षण की एमपी की सीटें, एमएलए की सीटें, किसी की भी सीटें आएंगी, वो उसमें ज्यादातर सवर्ण वर्ग के लोग ही होंगे। हमारा वहां बड़ा नुकसान हो गया है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ भी रहे हैं तो इस समय कुछ ऐसा लगता है कि हमारी संख्या बल इतना कम है कि हम बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। अब जो धोखे की बात मैं कह रहा हूं, देखिए क्या है। जो आदमी महिला आरक्षण का बिल करके, पास करवा करके क्रेडिट ले रहा है आने वाले चुनाव के लिए, फूल मालाओं से लादा जा रहा है और भगवान का रूप दिया जा रहा है। आप देखिए कि महिला आरक्षण बिल तब तक नहीं लागू हो सकता, तब तक नहीं लागू हो सकता जब तक सेंसस, कास्ट वाइज सेंसस, जाति गण जनगणना नहीं होगी और डिलिमिटेशन नहीं होगा। डिलिमिटेशन कहते हैं कि जितनी सीटें हैं तो उसको डिलिमिटेशन करके एक रूल बनता है कि ये शेड्यूल कास्ट की है, ये महिला की है, ये इसकी है, जनरल है, उस तरह से उसको डिलिमिटेशन प्रक्रिया कहते हैं। और देखिए कितना बड़ा धोखा है। डिलिमिटेशन और जातिगत जनगणना यही नहीं होने दे रहे हैं, यही शासन नहीं होने दे रहा है, और देश की महिलाओं को कितने भुलावे में रख रहा है, कितने भुलावे में रख रहा है। और उस आदमी के तमाम झूठों के साथ ये भी सबसे बड़ा झूठ जो है चला जा रहा है, चला जा रहा है। हम कब जागेंगे, किस स्टेज पर जागेंगे? जब हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा तब जागेंगे, तो ठीक नहीं होगा। मैं जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जा करके इस संदेश को पढ़ने की पहले जरूरत है। इसको, इस बात को जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की जरूरत है कि एक तरफ महिला आरक्षण करके उसका श्रेय, उसका वाहवाही लूट रहा है कोई, और दूसरी तरफ महिला आरक्षण में टांग अड़ाए, जातिगत जनगणना न करके वही आदमी खड़ा है। लेकिन देश की महिलाएं इसको नहीं समझ रही हैं, उनको समझाने की जरूरत है। अब देखिए 5 दिन का जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें ये तो आया, और एक चंद्रयान जो उन्होंने छोड़ा था, चंद्रमा पर उतरा, एक चंद्रयान का डिस्कशन हुआ। चंद्रयान पर क्यों डिस्कशन हुआ? चंद्रयान पर सब लोग जानते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में आता है। इसके पहले की सरकारों ने भी, यूपीए सरकार जो थी, जीएसएलवी, पीएसएलवी और क्या क्या इंतजामात किए। श्री हरिकोटा में बनाया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, रॉकेट प्रक्षेपण किया, मिसाइल प्रक्षेपण किया, क्या क्या व्यवस्थाएं उन्होंने तमाम साल दर साल परत दर परत किया। अब देखिए वो चंद्रयान का डिस्कशन इसलिए रखा गया कि लोग एक व्यक्ति विशेष की तारीफ करें, वहां संसद में व्यक्ति विशेष की तारीफ करें। मैं एक उदाहरण देता हूं आपके सामने। हम लोग किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी इटरी में खाने की जगह जाते हैं, तो वो जो शेफ है, खाना पकाने वाला है, बहुत चीजों को बनाता है, बनाए रहता है।
और दोपहर को खिलाने के लिए पिछली रात से ही मेहनत करता है, अच्छी अच्छे डिश बनाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाता है। और जब हम जाते हैं खाने के लिए तो एक वेटर है खाना मेज पर परोसने वाला, वो हमको खाना खिला देता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो चंद्रयान की स्थिति को तुलना करिए, आप चंद्रयान की स्थिति को जोड़ करके देखिए। अब मैंने कहा कि ये जो तारीफ करने के लिए चंद्रयान रखा है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। और मैंने बोला कि आप खाना बनाने वाले को श्रेय देंगे, क्रेडिट देंगे, जिसने इतनी मेहनत किया, जो आपके सामने आ नहीं पाया, या उस वेटर को देंगे क्रेडिट अच्छे खाने की जो खाना परोसता है? तो ठीक चंद्रयान के बारे में यही तुलना करके आप देख लीजिए। मैंने अपनी बात को संसद में भी कहा और आपके भी सामने कह रहा हूं कि ये वो मेरा उदाहरण ठीक है कि नहीं। तमाम जो पिछली सरकारें हैं, साल दर साल बहुत मेहनत किया उन्होंने, खाना बनाने वाले की तरह बहुत मेहनत किया, लेकिन खाना परोसने वाले की तरह एक आदमी आया, सारा उसका क्रेडिट, सारा श्रेय लेकर के उड़ गया। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों, ये आगे आने वाले दिनों में हमारा जो लक्ष्य है अहिर रेजिमेंट का, जातिगत जनगणना का, अभी हम बहुत दूर आए हैं और हमको अभी बहुत दूर आगे चलना है। अभी हम जहां खड़े हैं, केवल जगह जगह मीटिंग कर लेने से ही नहीं होगा। हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए। अब उतना समय नहीं है कि क्या सोच रहे हैं, कैसे इसको बढ़ाएं। जगह जगह मीटिंग होना तो अच्छी बात है, लोग जुड़ते हैं, लेकिन अभी जगह जगह क्या, प्रदेश में, जिले में, तहसील स्तर पर इतना बड़ा इसका ढांचा खड़ा करना है कि शॉर्ट नोटिस पर, चाहे 2 दिन की शॉर्ट नोटिस हो, चाहे 10 दिन की, चाहे 15 दिन की, कि एक दिन निकल करके सब लोग जो जहां रहेगा अपने घर के पास, वहां धरना जुलूस प्रदर्शन करेगा। देखिए, जब हम अपनी कहते हैं ना कि वो ये सब बातें शरीफ आदमी सुनता है, और मेरा मानना है कि ये सरकार शरीफ नहीं है, बहुत जिद्दी है। ये सरकार किसी के भी मांग हो, ये तब तक नहीं मानती जब तक आगे आने वाले चुनाव में ये उसके दिल में ये एहसास नहीं होता कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये हमेशा सत्ता की खातिर जो कुछ भी करती है, सत्ता की खातिर करती है। आपने देखा किसान कानून पास हुआ, बहुत लोगों ने धरना जुलूस प्रदर्शन किया, सालों तक बेचारे सड़क पर रहे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे नहाए, कैसे धोए, कैसे सोए। 770 हजारों लोग मर गए, उससे भी ज्यादा लोग मरे। तो ऐसी क्या असंवेदनशील सरकार हमको चाहिए? कभी उसकी कान पर जूं नहीं रहेंगी। लेकिन जब चुनाव नजदीक आए पंजाब के और स्टेट के, तब इन्होंने उस काले कानून को वापस लिया। क्यों वापस लिया? उनकी बड़ी उम्मीद थी कि हम ऐसा कर कर उस प्रदेश को जीत लेंगे, क्योंकि सत्ता पाना ही उनका लक्ष्य है। जनता की दुख दर्द को समझना नहीं, जनता के दर्द को महसूस करना नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता पाना है, और सत्ता पा करके कुछ और करना है, जो मैं यहाँ अभी विरोधाभास हो जाएगा, मैं और नहीं करना चाहता। इतना ही समझिए कि वो सत्ता पा करके क्या करना चाहते हैं। मैं तो आप लोगों से इतना कहूंगा कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आपको अपनी इतनी मजबूती करनी है, आपको अपनी इतनी संख्या बल बढ़ाना है कि प्रदेश तो छोड़ दीजिए, जब तक देश की सत्ता पर आप काबिज नहीं होंगे, तब तक
मुझे नहीं लगता कि हम अपनी मांगे मंगवाने में कामयाब होंगे, और जरूर कामयाब होंगे। एक आत्मविश्वास होनी चाहिए आपके भीतर, विल पावर होना चाहिए, और जब खड़े होंगे, लोग खड़े होना शुरू कर देंगे, हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा बूढ़ा, हमारे बिरादरी का, हमारे समाज का, तो हमारे धारा को, हमारे प्रवाह को कोई रोक नहीं पाएगा। यह तो वंश की संतान है हम, बड़ा हमारे बाजुओं में जोर है, बहुत जोर है, हम लोग बहुत ऊर्जावान हैं, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो हमें इतना जुझारूपन है कि जब हम लोग अपना वेग बना देंगे, मोमेंटम बना देंगे, तो वो देश की सत्ता हमारे मोमेंटम को रोक नहीं पाएगी और उसे घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों को, सभी को मिलकर के करना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी जिससे सहायता हो सकती है, कोई समय दे दे, कोई पसीना बहाए, कोई पैसा दान दक्षिणा कर दे हमारे इस यादव समाज के लिए, जहां भी हो बेहतरी के लिए, तभी ये काम आगे हो सकता है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा साथ में कि केवल यादव बिरादरी को ही संगठित करके पूरा काम आपका नहीं हो पाएगा। सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, सबको। और ये कोशिश हर समय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो आप दूसरे बिरादरी के घर बैठने लगे, भाई बंदी करने लगे कि तुम तो हमारे मित्र हो। देखो, ऐसे नहीं चलता। मैं जो इशारा करना चाहता हूं, एक चीज और मैं देख रहा हूं समाज में, जिन चीजों से, जिस एरोगेंसी से, जिस व्यवहार से, जिस गाली गलौज से हम लोग किसी के दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वही चीज यादव लोग दूसरों के साथ करते हैं। जो, अरे भाई थोड़ा सा रुक जाओ, हेलो, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मुझे तो खुद जल्दी बात खत्म करनी है, नहीं तो मेरा प्लेन छूट जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, ये जो मेरा संदेशा है, इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। ये बहुत अहम संदेशा है कि जिस चीज से, जिस वर्ग से हमको कष्ट होता है, हम भुनभुनाते हैं कि वो मेरे साथ ये नाजायज काम करते हैं, ये जुल्म और जाति करते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप भी, जो जातियों की श्रृंखला ऊंच नीच एक बटी है, मैं कहां इशारा कर रहा हूं, आप उसको समझिए। आप भी उसके साथ वही करते हैं, इसलिए कि आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है। अगर जिस दिन आप छोड़ देंगे ये करना और सबको साथ लेकर चलेंगे, उस दिन आप में बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। और जो मैं कह रहा हूं, वो एक दिन आप जरूर हासिल करके रहेंगे। मैं महिलाओं को तो बहुत मुबारकबाद देता हूं, लेकिन फिर भी ओबीसी महिलाओं को ये कहता हूं कि उनको भी बहुत आगे आना चाहिए। ये जो महिला आरक्षण में ओबीसी का सब कोटा नहीं हुआ है, ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके लिए हमारे समाज को और खास तौर से महिलाओं को जगह जगह पर आगे आना चाहिए और अपनी बात को उठाना चाहिए। इसी के साथ महिलाओं को एक संदेश जरूर दूंगा कि चाहे जो कुछ भी हो, अपने घर की लड़के लड़कियों को जरूर पढ़ाओ, किसी भी कष्ट में हो, और खास तौर से लड़कियों को। हम बिहार का बहुत इस मामले में बहुत उदाहरण सुनते हैं। हमारे दिल्ली में लड़के आते हैं पढ़ने, बहुत गरीब गरीब घर के लड़के आते हैं, इवन लेबरर के लड़के आते हैं, रिक्शा चलाने वालों के लड़के आते हैं। रोज हम अखबारों में किस्से सुनते हैं और रोज कहीं न कहीं वो मुझसे वो लड़के टकराते हैं। तो मैं देखता हूं इस मामले में बिहार का बड़ा नाम है। कितना भी गरीब आदमी होगा, चाहे वो एक वक्त की रोटी खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए, पढ़ने के लिए दिल्ली या कहीं जरूर भेजेगा। ये बिहार वालों की बड़ी क्रेडिट है। तो इसको मेंटेन रखिए। और महिलाएं
और मैं समझता हूं कि ये खास यहाँ तो मेरे ही वर्ग की महिलाएं आई हैं, तो देश में समय समय पर बहुत कुरीतियां थी और काफी खत्म हो गई हैं और काफी अभी नहीं खत्म हुई हैं। उन कुरीतियों में एक दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, सती प्रथा खत्म हो गई और कितनी बाल विवाह भी बहुत खत्म हो गया, बहुत कम होता है। इसी तरह से दर्जनों हमारे समाज की समस्याएं हैं जो कि काफी हद तक खत्म हो गई हैं, लेकिन सती प्रथा अभी भी नहीं। ये दहेज, और ये बड़ा कटु सत्य है कि दहेज में, लड़कियों के लिए दहेज में, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। अगर घर में अपनी आवाज को उठाएं कि हमको दहेज नहीं लेना है, घर की मालकिन आप हैं, घर का मैनेज करने वाला आप हैं, तो आप उठाकर तो देखिए। मैं तो ये कहता हूं कि नहीं, हम न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे। ये हमारे ओबीसी के, यादव की महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि इस दहेज प्रथा के खिलाफ मतलब खुल करके आओ। मेरा टाइम हो रहा है और माफ करिएगा, मैंने बीच में घुस करके आया, और मेरे जाने के बाद भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये यथावत ये सभा ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल से ये इन्होंने इतना खूबसूरत इंतजाम बाबू सच्चिदानंद सिंह ने और उनकी पूरी टीम ने किया है। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और अगर कोई कमी रह जाए है तो बहुत अच्छा, मेरे को तो कोई कमी नहीं दिखी, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो मैं जानता हूं छोटे से छोटे आयोजन में भी बहुत कुछ दौड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ न कुछ कभी भूल चूक हो जाती है। तो बाबू सच्चिदानंद जी को, उनकी टीम को मैं उनकी तरफ से कहता हूं कि माफ करिएगा। और मैं इन्हीं चंद शब्दों में अपनी बात को खत्म करते हुए इस उम्मीद के साथ जाता हूं कि फिर कभी आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा तो और विस्तृत में और ज्यादा विशाल ढंग से हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।